अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हाल। बस यही दो लफ्ज लिखे होते हैं। मैक्स ने उसके मोबाइल में सेटिंग चेक करते हुए सवाल किया। रूही ने स्पा में सर को जन्मदिश दी। रूही और मेरी जोसेफ कैफे में उसके मुकाबले बैठी थी। मैक्स टेक्निकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का स्टूडेंट और मेरी जोसेफ का मंगेतर था। मेरी के तजवीज़ पर उस ताकबकार को ढूंढने का पहला कदम उठा चुकी थी। सबसे पहले उसने मैक्स को इस दो लफ्जी काल की मालूमात फराहम करने की दरखास्त की। उसके अलावा और कुछ। मोबाइल फोन वापस करते हुए वो रूही की जाने मुतवज्जो हुआ। कार्ड्स और सफेद गुलाब के फूल बेचता है। उसने हैंड बैग में से वो कार्ड्स निकाल के मैक्स को दिखाए। ये तो तुम्हारी लोकल जबान में लिखे हैं। काल पर बात भी उर्दू में करता है क्या? मैक्स कदरे हैरान हुआ। हाँ, इसीलिए तो इसकी समझ नहीं आ रही। मतलब पाकिस्तानी है। मैक्स कुछ सोचने लगा। मुझे लगता है पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। मेरी जोसेफ को मामला गंभीर लगा। मैं भी यही मशवरा दूंगा। मैक्स को मेरी की तजवीज़ बेहतर लगी। बाबा साईं को मालूम पड़ जाएगा, वो मुझे वापस बुलवा लेंगे, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। रूही ने बेबसी से सर पकड़ लिया। रूही, मामला सीरियस है। अब अंकल से छुपाना नामुनासिब है। या तो तुम उन्हें खुद बता दो या फिर पुलिस में शिकायत कर दो। मेरी ने उसके कांधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। रूही ने बारी बारी मेरी, जोसेफ और मैक्स को देखा और पुलिस के पास जाने पर राजी होगी। वो तीनों कैफे से निकलकर पार्किंग में आई तो रूही को अपनी कार के बोनट पर सफेद गुलाब का गुलदस्ता पड़ा मिला। गुड ट्राई, बेस्ट ऑफ लक। आम कागज पर इंग्लिश में लिखा जुमला रूही के गुस्से में इजाफा कर गया था। उसने आस पास देखा पर कोई न था। सफेद गुलाबों की दीवानी इस लड़की को अब उसके बेचे इन फूलों से डर लगता था। उसने गुस्सैली नजरों से इन फूलों को देखा। आई विल किल यू, बुलंद आवाज घुराती रूही ने वो गुलदस्ता दूर उछाल दिया। पुलिस स्टेशन में रूही ने अव्वल आहिर पुलिस ऑफिसर को सारे वाकया से बाखबर किया। एबी, इस ऑफिसर ने वो नाम दोहराया। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगा। ठीक है, हम 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके आपको इतलात कर देंगे। बाज़ाहिर खुद को कंपोज करते हुए इस ऑफिसर ने मदद करना हामी बढ़ी। रूही, मेरी, जोसेफ और मैक्स इनका शुक्रिया अदा करते हुए रवाना हो गए। हॉस्टल आकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने थक आकर हैंड बैग बेड पर फेंका और फ्रेश होने वॉशरूम की जानब बड़ी के कालाने लगी। रूही ने इस कॉलर को झिड़कने के इरादे से मोबाइल उठाया पर स्क्रीन पर नमूदार होता हुआ नाम देखकर ठटक गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वो घबरा गई। क्या इतनी जल्दी उन्हें खबर मिल गई? रूही ने दिल में सोचा। वालेकुम सलाम बाबा की जान, कैसी हैं आप? बाबा साईं की वही खुशबाश आवाज़ उसके समातों पर पड़ी। उनकी आवाज़ से ये जाहिर हुआ कि वो अब तक इस मामले से लाइल्म है। मैं ठीक हूँ बाबा साईं, आप कैसे हैं? मम्मा और अहमद। वो हर मुमकिन कोशिश अपनी कैफियत नॉर्मल रखने की कोशिश करती रही। सब ठीक है। आप ठीक हैं? कोई परेशानी तो नहीं? 2 दिन से आप मेरे हवा में आ रही हैं, काफी डिस्टर्ब लगती हैं। बाबा साहब मुतफिकर थे। रूही को रो देने का दिल किया। वो बाप था, बेटी के बिन बताए भी उनकी परेशानी महसूस कर गया। रूही ला बीच अपने आंसू रोके रही। कोई परेशानी नहीं बाबा साहब, सब ठीक है। वो दरअसल फाइनल टर्म चल रही है ना, इसलिए आपको ऐसे हवा आ रहे होंगे। रूही ने मौजू गुफ्तगू बदल दिया। न जाने क्यों वो चाह कर भी बाबा साहब उस ताकबकार के मतलब नहीं बता सकी। ओह इट्स ओके मेरी एंजल, परेशान नहीं होते, आप फाइनल में भी टॉप करोगी। बाबा ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए चंद मिनट मजीद बात की और फिर कॉल कट कर दी। रोहिणी ने आंखें बंद करके गहरा सांस हट किया। पापा से झूठ बोलने पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। आंसू उसकी रुखसार को भिगोते उसकी थोड़ी सी टपकने लगे। रोही, तुम अंकल को सब बता दो। वो लफंगा अंकल को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखना अंकल उसे ऐसे गायब करवाएंगे कि वो अफ्रीका के किसी जंगल में भी नजर नहीं आएगा। अलीशा ने उसे खुद से लगाया। वो अंदर दाखिल होते रूही को बाबा साइंस से होती गुफ्तगू सुन चुकी थी। मैं भी अपने बाबा साईं की बेटी हूँ लशी, उसे तो सबक मैं खुद सिखाऊंगी। रूही ने हाथ की पूछ से आंसू साफ करते हुए अहद किया। काल कारकर साइंस सरकार अपनी नरम रोलिंग चेयर घुमाकर मेज की जानब मुड़े। मेज के पार बेजारी का मुजाहरा करते हुए उनके पर्सनल सेक्रेटरी आदिल रहमान ने उन्हें मुड़ते देखकर कमर से निकाली और लट होकर बैठा। रात के 9:30 बजे भी साइंस सरकार अपने राजपूत पैलेस के स्टडी में बैठे काम कर रहे थे, इसलिए आदिल को भी घर जाने का मौका हाथ नहीं आ रहा था। आदिल, काम ठीक चल रहा है? नजरें उनकी मेज पर रखने फाइल पर टिकी हुई थी। जी सर, आदिल ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। कोई नई अपडेट? पलके उठाकर उन्होंने स्पॉट अंदाज में आदिल का चेहरा देखा। अगला टारगेट कल अपने अंजाम को पहुंचेगा। आदिल ने मध्यम आवाज में आगाह किया। तो फिर कल गुड न्यूज के साथ मिलना। अभी घर जाओ। उन्होंने से रुखसत दी। वो सर को हम देता उठकर स्टडी रूम से बाहर निकल गया। साइंस सरकार थोड़ी पर अंगूठे और शहादत की उंगली रख के गहरी सोच में चेयर को जलाने लगे। कल का दिन उनके लिए बहुत अहम था। आंखें बंद करके वे उसके आगे का लाइल अमल तय करने लगे। जोलियन ने अपने छोटे से घर का गेट खोला तो वाजिद सुमरू को सामने पाकर घबरा गई। पार्टी वाली रात के बाद वो मसलसल उसे नजरअंदाज कर रही थी, पर आज वो उसके सर पर पहुंच गया। जोलियन ने दरवाजा बंद करना चाहा पर हिम्मत ना कर सकी। वाजिद सुमरू उसे कुटली कुटेली नजर डालता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मेरे कॉल्स नहीं उठाएगी, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देगी तो क्या लगता है कि मुझसे बच जाएगी? वाजिद लाउंज के सोफे पर टांग रखे बैठा। बॉस, वो
मैं खुद आने वाली थी आपके पास। जोलियन ने नाटक दिखाते पलकें झुकाई उसके करीब खिसक कर बैठी। वाजिद सुमरो बेताब से बैठा रहा। जोलियन का हलक खुश्क होने लगा। वो जान गई आज उसकी किसी अदा का वाजिद पर असर नहीं पड़ने वाला। एबी का क्या बना, कोई राज मालूम हुआ? दो टोक अंदाज में पूछा गया। बस वो हाथ से निकल गया। जुलियन ने मद्दूम होते नजरें झुका ली। एक काम ठीक से नहीं कर पाती तुम। वाजिद ने घुराते हुए उसके बाल अपनी मुट्ठी में बोझ लिए। बस पता नहीं कैसे उसने मुझे नशे की डोज दे दी, पर मुझे सिलाने से पहले उसने कहा कि मैं अपने बास को कहूँ कि वो कोई नशा नहीं करता, चाहे ड्रग्स हो, अल्कोहल हो या औरत का नशा। जुलियन ने मनोअन इस एबी की कही बात उनके गोश गुजार की। वाजिद सुमरो ने दांत पीसते हुए उसे पर्दे के और उठकर जाने लगा। आइंदा मुझे इस शहर में नजर ना आओ, वरना तेरे को मियाँ बाई के आगे पेश कर दूंगा। फिर वो तेरा क्या हशर करेगा ये तो तू जानती है। आधी धमकी देते वो बाहर निकल गया। वाजिद गुस्से में कार का लॉक चेक किए बगैर खुली कार में बैठा और तेज रफ्तार में कार चला दी। थोड़ी आगे जाकर उन्हें स्पीड हल्की करनी चाहिए, पर ब्रेक फेल थे। हाथ गुजरते लम्हे के साथ कार बेकाबू होने लगी। वाजिद रूहानसी होकर कभी ब्रेक पर जोर देता, कभी क्लच आगे पीछे करता, पर हर अमल बेसूझ जाता। सड़क पर कार दौड़ाते उसने अपने साथ एक रेसिंग बाइक हम आहंग स्पीड से दौड़ती भी पाई। ड्राइवर ने रेसिंग सूट और ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ था। हेलो प्लीज सुनो, मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, मुझे यहाँ से निकलने में मदद दो। वो रांसी होकर कार की खिड़की का शीशा नीचे करके चलाया। बाइक वाले ने सर असबाब में हिलाया और बाइक कार के शीशे के करीब करके अपना हाथ शीशे के अंदर किया, मानो वाजिद को बाहर निकालने में मदद कर रहा था, पर यह वाजिद की गलतफहमी थी। इस बाइक सवार ने वाजिद के हाथ में हथकड़ी पहनाई और दूसरा सिरा स्टीयरिंग से बांध दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? वाजिद ने खुले हाथ उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। तेरी एक गंभीर आवाज वाजिद सुमरो के समातों पर पड़ी, उसके असाब शल हो गए। इस आवाज से वो बाहुबी वाकफ था। एबी ने कार की स्टीयरिंग पूरी ताकत से दाएं जाने घुमाई। वाजिद सुमरो की कार बामा एबी की बाइक छोटे पुल को तोड़कर उछलते हुए दरिया के बीचों बीच पानी में जा गिरी। देखते देखते वाजिद की कार और एबी की बाइक पानी की गहराइयों में डूब गई। एबी तैरता हुआ किनारे पर आया, बी के बाल को उंगलियों की मदद से पीछे किया और रूह मोहकर तंग नजरों से पानी की गहराई में जाते वाजिद को देखा। चूंकि उसका हाथ बंधा हुआ था, इसलिए वह तय कर किनारे पर आने से कासर रहा और डूबकर जान बाहक हो गया। एबी तुम यहाँ? जहीर अहमद उसे अपने जुए के अड्डे पर देखकर हैरान हुए। हाँ भाई, वो मेरे नए बिजनेस के लिए आपसे कुछ मशवरा करना था। जरूर कहो। एबी गीले कपड़े तब्दील करके जहीर अहमद के पास आ गया, ताकि जब वाजिद सुमरो की मौत की खबर फैले तो किसी को इस पर शक ना हो और उसके पास अपना मौकफ मौजूद हो, अपना मौकफ बयान करने के लिए जहीर अहमद का साथ मौजूद हो। इसलिए अकबला पहले से ही एबी के हमायती थे और आलम भट्ट भी उनका खास और लिहाज था। सिर्फ जहीर अहमद थे जो गैर जानबदार थे, जो सिर्फ अक्सरियत के हामी थे होते। बातों के दौरान एबी की कॉल आने लगी। उसने कॉल में लगे एयरपोर्ट को शेव खुजाने बहाने से ऑन किया। बास बाइक निकाली गई है और सुमरो का हाथ भी खोल दिया गया है। जोलियन थोड़ी देर पहले बड़े से बैग के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली है। कॉल पर मौजूद आदमी ने एक एक तफसील एबी की गोश गुजार की। एबी बज़ाहिर नामुतासरत बनाए जहीर अहमद को देख रहा था, पर अपने हाथ की तफसीलात पर अपने आदमी की तफसीलात पर मुतमिन जरूर हुआ। उसने मजीद 1 घंटे तक जहीर अहमद को बातों में मुश्किल रखा। बहुत शुक्रिया भाई, चलें अब मेरे नए बिजनेस के लिए एडवांस में आपको अच्छा सा डिनर करवाता हूँ। ये भी खुश मिजाजी से ऑफर किया। अच्छा चलो, ट्रीट समझकर खा लेता हूँ। जहीर साहब उसके कंधे के गिर्द बाजू माइल करके उसे अपने साथ लिए रेस्टोरेंट से जाने लगे। अंडरवर्ल्ड में एक और तहका मच गया था। वाजिद सुमरो की बेवक्त मौत ने इस अंधेरी नगरी को आधी रात कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मजबूर कर दिया। एबी और जहीर अहमद के पास भी यह खबर पहुंचे देर नहीं लगी। वो डिनर करके डायरेक्ट इश्तियाक साहब के कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। मैं नहीं मानता ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। मियाँ भाई इश्तियाल में दाएं से बाएं चक्कर काट रहे थे। मियाँ भाई, पुलिस ने खुद तस्दीक की है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे। वो बहुत तेज रफ्तारी ड्राइव कर रहा था। आलमशेर कनखाड़ा, पहले राका और अब वाजिद सुमरो, मियाँ भाई के दोनों खास आदमी दुनिया फान से रुखसत हो गए थे। उन्होंने कुटेली नजर एबी पर डाली, जो अदम दिलचस्पी से बेजारी का मुजाहरा करता टांग पर टांग रखे बैठा था। अपन को ऐसे मत देखो, अपन तो शाम से जहीर भाई के साथ था और वो जो जोलियन से मिलने गया था इससे पूछो। एबी आबरू चुकाकर मियाँ भाई को घूरा। उसने मामला जोलियन पर डाल दिया। वो जानता था कि जब तक मियाँ भाई जोलियन के घर पहुंचते कि वो मुल्क छोड़कर जा चुकी होगी। एबी मेरे साथ था मियाँ भाई, हमने साथ में डिनर किया था। चाहे तो तस्दीक के लिए इस रेस्टोरेंट में कॉल कर लो। जहीर अहमद ने हकीकत बयान की। इश्तियाक साहब आप बड़े खामोश हैं, मीटिंग में अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे। आलम भट्ट ने उन्हें मुखातब किया। मेरा ख्याल है शेर शादात को इतला कर देनी चाहिए, अब वही अंडरवर्ल्ड के बढ़ते तनावर को रोक सकते हैं। माजी मेराम आज बिना किसी दावतनामे आज खुद आजाद का फाइनल बास्केट मैच देखने हॉल में नाबिया के साथ मौजूद थी। पहले ओवर के अख्ताम पर आजाद की टीम 4 पॉइंट से जीत रही थी। मुखालिफ टीम हार तस्लीम करने के लिए राजी ना थी। उनमें से एक खिलाड़ी ने तैश में आकर आजाद को दिखा दिया, वो मुंह के बाल गिर पड़ा। हॉल में चीहो पुकार मच गई। मेराब और अनाबिया खड़ी होकर, आजाद का दायां पांव बुरी तरह से जमी हो गया था। मेडिकल स्टाफ भागते हुए मैदान में आए। आजाद घुटना पकड़े दर्द से कुराने लगा।
मेहराब का आजाद को जमीन देकर दिल दहल गया था। आंसू का फंद उसके गले में आ गया था। वो और आबशार बहर निकलने को बेताब थे। उसने आजाद को तकलीफ में देखा नहीं गया और हाल से बाहर निकल गई। वो बास्केट कोर्ट से निकलने के बाद वहां रुकी नहीं थी। गली में आकर वो कमरे के अंदर जाने की बजाय वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई और बेएहतियात रोने लगी। मीराम, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा है क्या? इधर देखो मेरी तरफ। शबो उसके पास सीढ़ी पर आ बैठी। उसे आज चोट लगी है। वो बहुत दर्द में था। शबनम, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आजाद को चोट लग गई है। शबो ने उसका रूह अपनी जानिब किया। मीराम ने भीगी आंखों से उसको देखा और इस्पात में हिलाया। जब वो गिरा तो मेरी धड़कन रुक गई। मैं भागकर उसके पास जाना चाहती थी। मेरा दिल जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने आप पर अफसोस हुआ। मुझसे गलती होगी शबनम। मैं आजाद से मोहब्बत कर बैठी। वो मुझे महज पसंद नहीं है, प्यार हो गया है मुझे उससे। बेबसी से मीराम ने सर घुट्टों में दे दिया। मैं क्यों भूल गई कि मैं कौन हूँ, कैसी जगह रहती हूँ? मैं ये क्यों भूल गई? मेरी किस्मत में प्यार मोहब्बत नहीं है। मेरी जिंदगी में खुशियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी लाइफ में कभी कोई रिश्ता नहीं आ सकता। गम फिर ताज़ा हुआ। शब्बों ने उसे खुद से लगाया। मीराम, संभालो खुद को, अभी भी वक्त हाथ में है। दिल को काबू कर लो। याद कर, तेरा मकसद तो सिर्फ पढ़ लिखकर कुछ बनकर खुद को और हम सबको इस गंदगी से बाहर निकालना है। शबनम से मोहब्बत के दरिया में डूबते देखकर एक उम्मीद जगाने लगी। ये दिल ही तो एहतियार में नहीं है। इतना बचकर भी आहर में मोहब्बत के मर्ज में मुतला हो गई। खुद पर उसे गुस्सा आने लगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना, अपना मकसद पूरा करो। याद भी शबनम भी उदास हो गई थी। बस अब रोना बंद करो, माई आ रही है। उसने गली के सिरे पर माई को मोड़ काट कर आते देखा तो मीराम को मुतवज्जो किया। उसने तेजी से नकाब के पीछे से आंसू पोंछ कर नजरें झुका दी। चाचू, ये देखो। तबशीर की 3 साल बेटी परी ने आजाद के पैर पर लगे प्लास्टर पर कार्टून बनाया। वाह, बहुत अच्छे। आजाद ने मोबाइल पर से नजर हटाकर परी को देखा। सीरियसली? उसने तुमसे भी मेरा नहीं पूछा? उसने मैसेज टाइप करके अनाबिया को इरसाल किया। नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलोगी? अनाबिया को एक ही जवाब बार बार देकर कोफत होने लगी। आजाद सोच में पड़ गया। जहां तक उसे याद पता था, गिरते हुए जब उसने मीराम के जन्म देखा था तो वो परेशान हो गई थी। उसकी काजल बड़ी आंखों में नमी तैरने लगी थी। फिर वो उसकी इजाजत करने के से गफलत क्यों बरत रही थी? 3 दिन घर पर रेस्ट करके आजाद उगता गया था और चौथे दिन कॉलेज चला गया। उसके पैर से प्लास्टर हट चुका था। सूजन भी कम हो गई थी। अलबत्ता चलते हुए तकलीफ बरकरार थी। हाल, ऑफिसर, आपने 2 दिन का कहा था, आज 1 हफ्ते होने को है। अब तक आपने इस नाम के मतलब कोई मालूमात नहीं दी। रूही ने पुलिस ऑफिसर से शिकवा किया। सॉरी मैम, पर हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऑफिसर इनकारी हुआ। तो पता लगाए ना, आपके पास तो 1000 तरीके होते हैं। इसकी कॉल ट्रेस करवाएं या सिम हैक करवाएं, पर हमें इस आदमी के बारे में मालूमात मालूम करके दें। सवाल मैक्स की जानब से हुआ। कहा ना नहीं बता, और बेहतर होगा तुम इसके मामले में ना पड़ो, वरना अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ऑफिसर ने मैक्स को झिड़का और हाथून ऑफिसर को इशारा करके रूही को निकालने का हुक्म दिया। चलें बाहर चले। आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी गई है। टाइम जाया मत कर कीजिए। इस लेडी ऑफिसर ने रूही को बाजू से पकड़कर जबरदस्ती पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। मैक्स ने उससे दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन इस ऑफिसर ने एक ना सुनी। क्या हुआ? मेरी और अलिशा कार पार्किंग में मुंतजिर थी। दोनों को उतरा हुआ चेहरा और सबक कदम देखकर वो दोनों परेशान हो गई। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैक्स ने मायूसी से गर्दन नभी में हिलाई। ऐसा कौन है जिसके बारे में पुलिस भी पता नहीं करा सकती? रूही सच्ची हो गई। ऐसे कई खुफिया नाम होते हैं जिसके खिलाफ पुलिस भी एक्शन नहीं ले सकती, और इस ऑफिसर ने मुझे खास तौर पर कहा, या यूं कहो उसके जरिए कहलवाया गया है कि मैं इस मामले में ना पड़ूं, वरना अपने अंजाम का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं इसके समातों में ऑफिसर के कलमात गर्दिश किए। डोंट वरी, हम इसकी धमकियों से नहीं डरते। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलिशा ने रूही के गिर्द बाजू मार करके उसे तस्कीन दिलाई। वो जमी मुस्कुराई, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। हैंड राइटिंग तो अच्छी खासी है, पढ़ा लिखा है। लीजा ने इसकी इंग्लिश में लिखे कागज को उलट पलट कर देखते हुए तबसरा किया। रूही पिछले दोनों कार्ड्स को घूरती हुई गहरी सोच में थी। मैक्स ने सिगरेट जलाई, लाइटर निकाला तो लीजा ने उसके हाथ से चिपट लिया और वो कागज जलाने लगी कि रूही इस पर चीख पड़ी। लीजा, क्या कर रही हो? उसने वो हाथ चिपट लिया। जितना उसे सोचो कि इतनी तकलीफ होगी, जला दो ये कार्ड्स। मुझे भी कोई शौक नहीं है, पर यह सब बतौर सबूत मेरे पास रहने चाहिए। रूही ने बेजारी से लंबी सांस ली। मैक्स, जो गौर से कागज को मुशाहिदा कर रहा था, अपनी सीट से उठा और उनके पास आया। ये निशान पहले तो नहीं था, शायद आग की तपश से वाज़ा हुआ है। उसने वो कागज लेकर आसमान की जानब बुलंद करके इस निशान को देखा, जो धीरे धीरे आग की ताकत से देखने को आ रहा था। रूही ने भी इस निशान को देखा। ये कैसा निशान है? उसने इस्तफसार किया। शायद कोई खास निशान हो, जैसे किसी लीडर की पहचान उसका इंतखाबी निशान होता है, वैसे ही ये किसी के पहचाने जाने का निशान है। मैक्स नीली आंखें छोटी करके इस निशान के दायरे में लिखे अल्फाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये किसका इंतखाबी निशान है? मैरी ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैं एक उम्र रसीद पब्लिशर को जानता हूँ, वो इंतखाबी निशानात छापता है। शायद उसे इस निशान का कोई इल्म हो। मैक्स ने राय हल निकालते हुए कहा।
साहब भी उसके तजवीज़ से मुत्तफिक हुए। न्यूयॉर्क के जैसे कराची में भी वाजिद समरोकी से कई ब्यूरोक्रेट सदमे में थे। साहब, राजपूत साहब, ये बहुत गंभीर मसला है। इसे सिर्फ मुझे नहीं बल्कि कई बड़े नामों को झटका लगा है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद ने अपना मौका बयान करते हुए परेशानी जाहिर की। इफ्तिखार साहब, हौसला रखें, मैं इस मामले पर बाकायदा कमेटी बिठाऊंगा। कई मंदे पेश करके आखिरकार राजपूत साहब चीफ जस्टिस को कल करने में कामयाब हो गए। उन्हें नई उम्मीद दिलाकर रवाना हो गए। सर, कि ये वाकई इतनी आसानी से मान गए? आज़ाद ने चीफ जस्टिस के जाने के बाद खामोशी तोड़ी। उसे मजीद बलबला करने का मौका नहीं मिलेगा। जिसके स्विट्जर अकाउंट और हांगकांग अकाउंट की तफसीलात है, इंटेलिजेंस एजेंसी भिजवा दो। साइंस सरकार ने अपनी चेयर पर तशरीफ फरमाते हुए उसे हुक्म सुनाया और फाइल आज़ाद के सामने जाने बढ़ा दी। आज़ाद ने साहब को हम देते हुए फाइल थामी और अपने कोट के नीचे छुपाते हुए सिक्योरिटी एहलकारों के दायरों में तेज से चलता हुआ बाहर निकल गया। साइंस सरकार मेज पर कोनिया टकाए आगे होकर बैठे आगे का लाए अमल सोच रहे थे। जहाँ मामला ठंडा होने तक अब तुम कुछ मत करना, अगला टारगेट कौन होगा ये मैं जल्द बता दूंगा। उन्होंने अपने महसूस वायरलेस से कॉल मिलाई। इस वक्त वो दफ्तर में अकेले थे। जो हुक्म साइंस सरकार, फौरन से हामी का जवाब दिया गया। साइंस सरकार ने कॉल काटी और आंखों पर लगे चश्मे हटाकर पेशानी मसली। मैक्स और रूही सुबह सवेरे ही इस पब्लिशर की दुकान पर आ पहुंचे। गुड मॉर्निंग, कहें क्या मदद कर सकते हैं? क्या आपको कुछ प्रिंट करवाना है या कोई कहानी शायर करवानी है? हमारे यहाँ एक नई डील लाई है। काउंटर पर खड़े जवान साले लड़के ने महारत से रटाया जुमला दोहराया। अब इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मैक्स गोया हुआ। जी, हम सिंबल और यूनिक निशानात पर रिसर्च कर रहे हैं। जब हमारी रिसर्च पूरी होगी तब सबसे पहले आपके ही किताब शाया करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक निशान के मतलब जानना है। क्या आप मदद कर सकते हैं? मैक्स ने अद्भुत कहानी कर दी। दुकानदार लड़के ने वो पेपर्स देखा और सर इस बार में हिलाते बूढ़े मालिक को बुलाने अंदर चला गया। रूही और मैक्स इंतजार करने लगे। जब सामने एक कोने में उसे सफेद गुलाबों का गुलदस्ता पड़ा हुआ दिखाई दिया, उसके असाब शाल होने लगे और शीशे के मेज पर नमूदार होता हुआ अक्स देखकर रूही मजीद घबरा गई। इस साई का रूह मैक्स की जन्म था। रूही के दिमाग में धमाका सा हुआ। उसे पुलिस ऑफिसर के मैक्स को दी जाने वाली वार्निंग याद आई। मैक्स, चलो यहाँ से, मुझे किसी निशान की को नहीं ढूंढना। वो हंसी होकर मैक्स को बाजू से दबोचे रवाना हो गई। रूही, बस थोड़ी देर, इस बूढ़े बाबा को निशानों की बहुत पहचान है। मैक्स ने उसे बता देनी चाहिए, पर उसकी सुनने बगैर उसका बाजू पकड़ दुकान से बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी आकर वो बेदम सी बेंच पर बैठ गई। वो फिर से इस चौराहे पर आ गई थी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। रूही, हम उसे पकड़ने के इतने करीब थे, क्यों चली आई वहां से? मैक्स को अब इसकी मतलब समझ ना आई। क्या कर लेंगे पकड़ के उसको? पुलिस तक उसका बाल बाका नहीं कर सकती तो हम तीन चार स्टूडेंट उसका क्या बिगाड़ लेंगे? वैसे भी इसका मतलब मुझसे है, तुम लोग अब उस सब में नहीं पड़ोगे। मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। रूही ने हतमी फैसला सुनाकर सब कुछ शाह कर दिया। मैं अकेले ही इसे निपटूंगी और मेरा अल्लाह मेरा मुहाफ़िज़ होगा। उसमें एक नई उम्मीद जागी। जहाँ से इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह की रहमत की शुरुआत होती है। रूही ने मामा की एक और नसीहत याद की। अब तुम्हारा क्या प्लान है? लिशिपा ने रूही से पूछा। वो दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में गुमसुम बैठी थी। लिशिपा के सवाल पर पड़े हवास भूमि में लौटी। उसकी सपाट नजरें सामने दीवार पर लगी इस पेड़ी में जमी थी। अभी वो कोई जवाब देती कि उसके मोबाइल पर मैसेज वसूल हुआ। शहजादी साईं, मेरे इंतहाबी निशान का पेपर तो अब दुकान पर ही छोड़ आई। न जाने वो इसे किस लापरवाही का एहसास दिलाना चाहता था। मुझे पता है ये कहाँ मिलेगा। नए प्लान को तरतीब देते रूही स्लीपर पहनती हुई और साथ उठती और साथ वाले कमरे में मेरी जोसेफ से मिलने आई। मुझे न्यूयॉर्क के सबसे बड़े और मशहूर नाइट क्लब का एड्रेस बताओ। उसने मेरी को बिस्तर से उठाया। रूही, तुम नाइट क्लब जाओगी? मेरी के जैसे ही लिजा को भी शौक लगा। कमरे में दाल होती एलिजाबेथ वही रुक गई। उसने मुझे क्लब जाने से मना किया था, अब ये वही मेरे सामने आएगा। रूही के दिल में नफरत की आग भड़क उठी। मेरी ने दिल बहास्ता उसे क्लब के नाम और एड्रेस नोट करवाए। ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो खतरनाक है, तुम अकेली वहां गई तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लिजा ने उसका हाथ थाम लिया। उसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी, दिन का चैन छीन लिया। मैं बाबा साइंस से सच नहीं कह पाती। तुम लोगों की मेरी वजह से जहाँ पर बन आई है, मुझे ज़हनी मरीज़ा बना दिया है। इससे ज़्यादा और क्या नुकसान पहुंचाएगा? मैं वहाँ अकेली जाऊंगी तभी वो मेरे सामने आएगा। रूही ने पक्का इरादा बनाया।